हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे साथ साथ हमारी मिरेकल सीरीज के साथ साथ अपने नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर व्यस्त होंगे, राइट। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है और क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। ये दो चीजें आप मुझे कंफर्म कर दो, ठीक है ना। आवाज और क्लास। कभी भी आपको लगे आवाज में कोई दिक्कत है, क्लास में कोई दिक्कत है, तो आपको मुझे फटाफट से बता देना है। मैं आपको इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आप लोग बहुत अलग तरीके से मेरे साथ पढ़ाई करते हुए बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। हम लोग सबसे पहले एक चैप्टर उठाते हैं और उसको वन शॉट निपटाते हैं। आई होप आपने बहुत सारे वन शॉट्स ऑलरेडी देख रखे होंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे वन शॉट्स जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रखे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है इन वन शॉट्स की कि ये 2 घंटे से ज्यादा लंबे नहीं होते और आराम से 2 घंटे के अंदर आप एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा भी मेरे साथ में उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है और इतना कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता है कि सीधा अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो वो बच्चा सॉल्व कर ले जाएगा, राइट। लेकिन भाई हमें तो पूरी तैयारी करनी है, तो फिर इसके बाद में होते हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन आपको हर चैप्टर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम लोग जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जितने भी तरीके के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, उन सबको कवर करते हैं। टारगेट हमारा ये होता है, और ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जब एग्जाम आप देने जाओगे ना, नीट का और जेईई मेंस का, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका देखा हुआ ना हो। ये हमारा टारगेट होता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन का। तो वैसा ही एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन आज आप देखने जा रहे हो, एंड ये हमारे 12th का लास्ट सेशन है। सो दिस इज अ पावर ऑफ मिरेकल सीरीज की आप बहुत कम समय के अंदर, हमें लगभग 1.5 महीना हुआ है, ठीक है ना, इस कोर्स को स्टार्ट करें। एंड पिछले 1.5 महीने के अंदर आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से 12th का सिलेबस कर लिया। अभी तो मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप बच्चे ही कमेंट्स के अंदर बताना और बच्चों को कि वाकई क्या आपने सोचा था कि यार 1.5 महीने के अंदर कोई आदमी आपको इतना अच्छे तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से आधा सिलेबस पूरा करवा देगा और उसके क्वेश्चंस आप इधर उधर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, आपके सही होने लग जाएंगे। ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स के अंदर एक बार जरूर बताना। मुझे क्या बताना, मतलब और बच्चों को बताना, राइट। बट फिलहाल के लिए तो रेडी हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फटाफट से कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो हैशटैग फिजिक्स मैन और रेडी हो जाओ हमारे आज के इस सेशन के लिए, ठीक है। चलो, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी कुछ नई चीज सिखाएगा आपको। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बूलियन तर्क ए बी प्लस सी डी को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड द्वारों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नैंड द्वार लेंगे यहां पर, ठीक है। इसके अंदर एक इनपुट डाल देंगे ए और एक इनपुट डाल देंगे बी। तो यहां से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा ए बी का बार, ठीक है। सर इसी प्रकार से हम एक और नैंड द्वार लेंगे यहां पर, एक और हमने नैंड द्वार ले लिया यहां पर, और इसके एक तरफ हमने डाल दिया इनपुट सी, एक तरफ इनपुट डाल दिया डी, और अब की बार हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा सी डी का बार। अब सर हमें तो इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो, जोड़ने के लिए आपको इतनी तो बूलियन अलजेब्रा मैंने सिखाई थी कि अगर आप इसको उठा के और इसको उठा के अब एक और नैंड द्वार के अंदर डाल देते हो, आपको लगेगा कि यार इससे तो क्या ही फायदा होने वाला है। देखना अभी क्या फायदा होगा। इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा y, वो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर पहला इनपुट है ए बी बार और दूसरा इनपुट है सी डी बार। नैंड द्वार क्या करेगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देगा और इनके ऊपर बार लगा देगा। सर ये तो वो है ही नहीं जो हमें चाहिए।
मैंने आपको बार को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था कि आप अलग अलग भी बार लगा सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी बार के ऊपर बार लगा दिया और सी डी बार के ऊपर बार लगा दिया, अलग अलग कर दिया। बट जब आप अलग अलग करते हो तो आपको डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर आ जाएगा डॉट की जगह प्लस, बार और बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा ए बी और यहां पर बचेगा सी डी। पता है यही क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ए बी बार का बार है उसको भी आप खोल सकते हो, ठीक है। तो ए बी को आप लिख सकते हो, सी डी को आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, तो वो भी आपसे पूछा जा। चलो मैं एक काम करूंगा, एक क्वेश्चन और ही ले लूंगा, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें जो फाइनल आउटपुट है उसको प्राप्त करने के लिए कितने नैंड द्वारों की आवश्यकता पड़ी। तो सर एक नैंड द्वार यहां पर मिला, एक यहां पर मिला और एक यहां पर मिला। सिर्फ 3 ही नैंड द्वारों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऐसे एक आध क्वेश्चन में और लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए ट्रांजिस्टर परिपथ में VEB जो है वो नगण्य है, ठीक है। तो बताओ VCB का मान कितना होगा। तो सर आपने हमें बता रखा था कि ट्रांजिस्टर से कभी भी घबराना मत, सीधा उठा के क्या लगा देना, KVL लगा देना। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बंद पथ है उसमें आपने KVL लगाया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 12 वोल्ट माइनस, मान लो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको आपने IE कहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, IE गुणा जो रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम, मतलब 10 × 10⁻³ ओम। तो ये इसके ऊपर विभव पतन हो गया। फिर अगला विभव पतन हो जाएगा VEB जो कि 0 दे रखा है। तो कुल मिला के ये दोनों चीजें मिला के कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहां से IE का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहां से IE का मान हो जाएगा 12/10 × 10⁻³ मतलब IE का मान हो जाएगा यहां से 1.2 × 10⁻³ एम्पियर। अब सर इससे हमें क्या फायदा, हमें तो VCB ज्ञात करना था। तो नोटिस करो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो IC होगा, ठीक है। तो वैसे तो सर आपने बताया था कि IE जो होता है वो किस किस के योग के बराबर होता है, वो होता है IC और IB के योग के बराबर। लेकिन अगर IB को नगण्य मान लिया जाए, जो कि होती भी है, कि IB जो होती है वो नगण्य होती है, ठीक है ना, तो फिर IE और IC को ही लगभग आपस में बराबर माना जा सकता है। तो एक तरीके से हमें IC का मान भी पता पड़ गया कि IC का जो मान होगा वो भी लगभग IE के बराबर ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2 × 10⁻³ एम्पियर। आया समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं सर इस वाले परिपथ के अंदर। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। तो इसके ऊपर जब KVL लगाएंगे तो पहले वोल्टेज मिला 10 वोल्ट, फिर हमारा विभव पतन हुआ IC गुणा 5 किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम, और फिर विभव पतन हुआ VCB, ठीक है। और ये कुल मिला के कितना हो जाना चाहिए, 0। तो सर यहां से VCB का जो मान है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस IC की जगह रखा जा सकता है 1.2 × 10⁻³ गुणा 5 × 10⁻³ पहले से रखा हुआ है, ये आपस में कट जाएंगे। 1.2 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 10 - 6 मतलब VCB का मान आ गया बेटा यहाँ पर 4 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो अब तक आप मेरे साथ इतने ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आपका डर जो है ना ट्रांजिस्टर का वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। वहीं आप पूछ के देखना आपके दोस्तों से, कोई उनको पढ़ाता ही नहीं है ट्रांजिस्टर वगैरह ढंग से, और इस तरीके से कि मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए बहुत रेयरली आपको मिलेगा। खैर हमें क्या मतलब है, हम तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से सीख लिया इस चीज को, राइट। चलो आगे चलते हैं। दिए गए परिपथ में RS का अधिकतम मान क्या होगा जिससे लोड प्रतिरोध पर जीनर डायोड नियत वोल्टता प्रदान करे। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, ठीक है।
कि सर 6 वोल्ट तो जीनर डायोड पर है, जितना जीनर डायोड पर है उतना ही हमारा लोड प्रतिरोध के ऊपर भी होगा, जितना यहां पर है 6 वोल्ट उतना ही हमें यहां पर भी नजर आएगा। ठीक है, तो सर 30 में से 6 वोल्ट तो चला गया यहां पर इन दोनों के ऊपर, तो बाकी जो बच गया वो इसके ऊपर चला जाएगा, है ना, बाकी जो बच गया वो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सर इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा, इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 30 - 6 मतलब 24 वोल्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट के ही बराबर हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि विभव का विभाजन कैसे होता है, विभव का विभाजन कैसे होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मान लो एक प्रतिरोध आपका R1 है और एक प्रतिरोध आपका R2 है, ठीक है, इन दोनों पर कुल विभव आपने लगाया है कितना, V लगाया है। ठीक है, इसके ऊपर विभव V1 है और इसके ऊपर विभव V2 है। ठीक, तो विभव का विभाजन अपन कैसे करते थे, और ये हथियार मैंने आपको तीसरे चैप्टर के अंदर बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कि जैसे मान लो हमें R2 पर विभव ज्ञात करना है V2, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को रख देंगे ऊपर, कुल प्रतिरोध R1 + R2 आ जाएगा नीचे, और इसको कुल विभव V से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो हमें V1 ज्ञात करना है तो हम R1 को रख देंगे ऊपर, R1 + R2 आ जाएगा नीचे, और इसको कुल विभव से गुणा कर देंगे। तो यहां पर भी अगर सेम लॉजिक लगाया जाए तो यहां पर भी आप देखोगे कि सर जो RL के ऊपर विभव है वो 6 वोल्ट है, और विभव विभाजन वाला फॉर्मूला यूज किया जाए तो किसके इक्वल होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए RL डिवाइडेड बाय RL + RS गुणा कुल विभव, दैट इज 30 वोल्ट के बराबर हो जाना चाहिए। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं यहां पर, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 6 बराबर RL का मान है 1 किलो ओम, ठीक है, डिवाइडेड बाय RS हमें ज्ञात करना है, RL का मान कितना है यहां पर 1 किलो ओम है, ठीक है, गुणा 30, तो 6 से ये 5 बार कट गया, तो RS प्लस 1 किलो ओम जो है वो 5 किलो ओम के बराबर हो गया, यानी कि RS का मान जो है वो 4 किलो ओम के बराबर हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा यहां पर करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इनको आपको बार बार करते रहना है, तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर से एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में VB जो है वो 0.7 वोल्ट है और बीटा जो है वो 100 है, तो बताओ VCE का मान कितना होगा। तो सारे स्टेप्स बताएं अब आपको, ठीक है ना, कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिपथ के अंदर KVL लगाएंगे, उससे हमें IB का मान मिलेगा, ठीक है, तो ये जो धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है ये है आपकी IB, ठीक है, और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है IC, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, बीटा गुणा IB, इसके द्वारा ज्ञात कर लेंगे, और एक बार हमारे पास में IC आ गया तो हम VC आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो चलो आ जाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले KVL लगाते हैं। तो KVL लगाएंगे तो वोल्टेज कितना लगा रखा है 10 वोल्ट, माइनस विभव पतन कितना हो जाएगा IB गुणा 1 मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 ओम, ठीक है, और माइनस VBE, VBE का मान कितना दे रखा है 0.7 वोल्ट दे रखा है, कुल मिला के हो गया है 0, तो यहां से IB का मान आ जाएगा कितना, 10 में से 0.7 गए तो बचेंगे 9.3 बटा 1 गुणा 10 की पावर 6, तो IB का मान आ जाएगा कितना 9.3 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर, ये IB का मान आ गया। तो सर फिर IC का मान कितना हो जाएगा, तो हम बीटा से IB को गुणा कर देंगे, बीटा कितना है 100, तो 100 गुणा 9.3 गुणा 10 की घात -6 करेंगे तो
तो ये आ जाएगा 9.3 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर। ये हो गया आईसी का मान। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम इस परिपथ के अंदर हमारा केवीएल लगाते हैं। तो वोल्टेज हमें कितना नजर आया, तो वोल्टेज हमें नजर आया 10 वोल्ट। विभव पतन कितना हुआ, तो माइनस आईसी का मान है 9.3 गुणा 10 की घात -4 और आरसी का मान है 4 किलो ओम। किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, और माइनस वीसीई बराबर 0। तो यहां से सर वीसीई का मान हमारे पास में डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 10 माइनस, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -4 में लड़ाई हुई तो बचा 10 की पावर -1। 4 को 9.3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, पावर चली जाएगी 1, 36 और 1 37, तो लगभग 37.2 आएगा। उसको 10 से डिवाइड कर लो तो 3.72 आ जाएगा, और 10 में से आप माइनस करोगे तो वीसी का मान आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7, और तो 6.28 इतना वोल्टेज हमारा वीसी आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए बूलियन परिपथ में का निर्गत कितना होगा। तो बूलियन अलजेब्रा लगा दो फटाफट से। तो सर ए और बी के ऊपर आपने और गेट लगा रखा है, तो ये आपका और गेट है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी मिलेगा। फिर ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, तो यहां पर मिल जाएगा ए प्लस बी का बार। ठीक है सर, इधर से आ रहा है आपका a इंटू बी। ठीक है, तो अब कुल मिला के यहां पर क्या मिलेगा, a प्लस बी का बार प्लस ए बी मिलेगा यहां पर। ठीक है, और फिर वापस से ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, तो वापस से आपका जो आउटपुट होगा वो आपको कितना मिल जाएगा, a प्लस बी का बार एंड प्लस ए बी का होल बार। तो पहले तो देखो ये आंसर कहीं मिल रहा है क्या, आपने बोला सर ये तो नहीं है। चलो इसको अपन और खोलते हैं। तो इसको अगर अपन आगे फर्दर खोलेंगे तो बार को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, बार के ऊपर बार लग गया, प्लस कन्वर्ट हो गया डॉट में, और यहां पर आ गया ए बी का होल बार। तो अगला जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो जाएगा a प्लस बी गुणा ए बी का होल बार। ये भी सर हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये भी सर हमें अच्छा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर नहीं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। ए प्लस बी आया, उल्टा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मुझे लग रहा था करेक्ट होगा, बट डॉट आ रहा है हमारे पास में। ठीक है ना, तो चलो अपन इसको भी खोल लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। नहीं मिल रहा तो क्या करें, a प्लस बी है यहां पर डॉट, अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बार प्लस बी बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो एक टर्म आएगी आपकी a इंटू ए बार, एक टर्म आएगी आपकी a इंटू बी बार, एक टर्म आएगी आपकी b इंटू ए बार, और एक टर्म आएगी आपकी b इंटू बी बार। तो ये भी जीरो हो जाता है और ये भी जीरो हो जाता है, a इंटू ए बार भी जीरो होता है, b इंटू बी बार भी जीरो होता है। तो कुल मिला के क्या बचा आपका, ए बी बार बचा और a बार इंटू बी बचा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत अच्छे से बूलियन अलजेब्रा आपको लगानी आनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर पाओगे। वेरी गुड क्वेश्चन। खैर अभी हमें तो खैर नहीं डरना है ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि हमने बूलियन अलजेब्रा बहुत अच्छे से सीखी है ना, घूम फिर के जो 2-3 नियम काम करते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया परिपथ किस द्वार के तुल्य है। तो या तो सत्यता सारणी से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट बूलियन अलजेब्रा लगा दो। तो बूलियन अलजेब्रा की प्रैक्टिस करते हैं। तो सर यहां पर a है, तो यहां तो सीधा का सीधा a आ गया, नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको a बार मिलेगा, और यहां पर सीधा का सीधा b आ गया।
तो यहां पर मिला आपका ए बार प्लस बी। अब y के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो y के अंदर आपको मिलेगा a डॉट ए बार प्लस बी मिलेगा। इनको फर्दर ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका a डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी, और ए डॉट ए बार 0 होता है तो सीधा का सीधा क्या बच जाएगा आपका a इंटू बी बच जाएगा। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ये कुल मिला के एंड द्वार की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित द्वारों वाला अभिविन्यास का तुल्य द्वार कितना होगा। तो वही वाला क्वेश्चन कि सर इधर तो आया सबसे पहले a प्लस बी, और इधर आया आपका a बार a इंटू बी का होल बार आ गया। ठीक है, और a b के होल बार को अपन क्या लिख सकते हैं, a बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। तो अब y जो होगा वो कितना मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको सर a प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू ए बार जो कि 0 हो जाएगा, a इंटू बी बार बचा रह जाएगा, b इंटू ए बार बचा रह जाएगा, और b इंटू बी बार जो है वो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा a इंटू बी बार और a बार इंटू बी, और ये होता है आपका x और गेट का आउटपुट। कर रखा है हमने x और गेट, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 1 में करा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट। एक्स और द्वार को ये पूरा का पूरा अभिविन्यास प्रदर्शित कर रहा है। दो नोट गेट को एक नैंड गेट के दो निवेशी पर संयोजित किया गया है। तो बताओ संयोजन किस तरह से कार्य करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बनाया गया, यहां पर एक नॉट गेट है, ठीक है, और यहां पर एक नॉट गेट है, और फिर आपने क्या लगाया है, यहां पर एक नैंड गेट लगाया है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पर पहुंचा ए बार, यहां पर पहुंचा बी बार, तो यहां पर जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार हो जाएगा। चलो ओपन करते हैं इसको, तो ए बार के ऊपर बार आ जाएगा, डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, बी बार के ऊपर बार आ जाएगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाता है तो सीधा सीधा बचेगा ए प्लस बी। इसका मतलब ये और गेट की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। और ये हमने पढ़ा भी था, नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाता है। तो पहले नैंड गेट से नॉट गेट बनाया जाता है, तो दो नॉट गेट यूज करते हैं, दोनों सिग्नल्स को इन्वर्ट करते हैं, फिर तीसरे नैंड गेट में डालते हैं। तो ये वही चीज है, ठीक है ना, उसी को आपको अलग तरीके से पूछा गया। दिया गया तर्क द्वार संयोजन किस तर्क द्वार को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर मिला आपके पास में ए बार, यहां पर मिला आपके पास में बी बार, तो y जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ए बार प्लस बी बार का होल बार। ओपन करते हैं तो ए बार के ऊपर बार आ गया, प्लस कन्वर्ट हो गया डॉट में, बी बार के ऊपर बार आ गया, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका a इंटू बी, मतलब ये एंड गेट की भांति व्यवहार करेगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है डायरेक्ट। बूलियन व्यंजक y बराबर ए बी सी बार को प्रदर्शित करने के लिए कितने न्यूनतम नैंड द्वारों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने न्यूनतम नैंड द्वारों की आवश्यकता होगी। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ए बी सी बार लाना है अपनों को, है ना। तो हमें ए बी एक सिग्नल मिला, है ना, तो हमें नैंड गेट के द्वारा क्या बनाना है, नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट कैसे, सॉरी नैंड गेट के द्वारा एंड गेट बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, तो सर ये हमारा एक नैंड गेट है, ठीक है, और ये हमारा एक और नैंड गेट है, ये जो चीज है ना, यहां से डाला ए, यहां से डाला बी,
तो ये जो चीज है ये कुल मिला के हमें कितना आउटपुट देती है, ए बी। ये कुल मिला के एंड गेट की भांति व्यवहार करते हैं। तो सर ए बी तो हमें मिल गया। अब सर ए बी और सी बार पर भी हमें क्या बनाना है, नैंड गेट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सी बार बनाने के लिए सबसे पहले तो एक नॉट गेट का उपयोग कर लेते हैं। तो हमने नैंड से नॉट कैसे बनाया, दोनों सिग्नल्स के अंदर डाल दिया हमने सी, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया सी बार आ गया। अब सर वापस से आगे हमें एक एंड गेट की आवश्यकता है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। और एंड गेट बनाना तो अभी अभी आपने सिखाया ही था कि आप दोनों तरफ से इनपुट ले लो। तो यहां से आपने इसका इनपुट ले लिया, ठीक है, और यहां से आपने इसका इनपुट ले लिया, ठीक है। आपने सबसे पहले लगाया एक नैंड गेट, ठीक है, तो यहां पर एक नैंड गेट आपने लगा दिया। तो और इस नैंड गेट के आगे फिर आपको एक और नैंड गेट लगाना है ताकि ये जो ग्रीन वाला पावर है ये भी किसकी भांति व्यवहार करें, ये भी एंड गेट की भांति व्यवहार करें। तो फिर कुल मिला के आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बी गुणा सी बार। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ये एंड गेट की भांति व्यवहार करता है। सर ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ये नॉट गेट की भांति व्यवहार करता है। सर ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, सर ये एंड गेट की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से हमने देखा हमें कितने गेटों की आवश्यकता होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमें 5 नैंड गेटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, फिनोमिनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इतने अच्छे से समझाई है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस करने के अंदर। यार ऐसे क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चंस बच्चों से हो नहीं पाते। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। चित्र में प्रदर्शित 3 डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है और पश्च प्रतिरोध तो अनंत है, वो तो टूटा हुआ तार बन जाता है। बैटरी की वोल्टता 6 वोल्ट है और 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित हमें धारा ज्ञात करनी है। तो आप नोटिस करो कि जो आपका तीसरा वाला डायोड है इसका एन वाला हिस्सा उच्च विभव पर है और पी वाला हिस्सा जो है निम्न विभव पर है। तो ये आपका रिवर्स बायस के अंदर हो जाएगा और रिवर्स बायस के अंदर होने की वजह से ये पूरी की पूरी शाखा आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी के दोनों जो है वो फॉरवर्ड बायस में। तो बाकी के दोनों को आप क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापित कर सकते हो। किससे प्रतिस्थापित कर सकते हो, इनके अग्र प्रतिरोध से। तो अग्र प्रतिरोध कितना हो गया 50 ओम और इसका भी अग्र प्रतिरोध कितना हो गया 50 ओम, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा इस पूरी की पूरी शाखा का प्रतिरोध कितना हुआ, तो इस पूरी की पूरी शाखा का प्रतिरोध हो गया 200 ओम और सर इस पूरी की पूरी शाखा का प्रतिरोध कितना हुआ, ये आपका 50 ओम। तो ये जो शाखा है इस शाखा का प्रतिरोध हो गया 100 ओम। ये दोनों समांतर क्रम में है तो 100 और 200 का समांतर क्रम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 200 बटा 100 प्लस 200। तो ये आ जाएगा आपका 200 बटा 3, इतना ओम हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका परिपथ कैसा बचा, कुल मिला के परिपथ ऐसा बचा कि एक प्रतिरोध यहां पर है कितना 200 बटा 3 ओम का और एक प्रतिरोध आपका नीचे लगा हुआ है कितने 100 ओम का, आपका एक और प्रतिरोध लगा हुआ है। एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की और इस प्रकार का आपका परिपथ यहां पर कार्य कर रहा है। सब रिड्यूस कर दिया हमने। तो सर अब आपका जो कुल प्रतिरोध है सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका, ऊपर है 200 बटा 3 और 100 इन दोनों का योग,
तो ये हो जाएगा 300, 200, 500 बटा 3 ओम, ये आपका कुल प्रतिरोध हो गया। और सर यहां से अगर हमें कुल धारा ज्ञात करनी है तो धारा कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल विभव है 6 वोल्ट और कुल प्रतिरोध है 500 बटा 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 बटे 500। मैं क्या करता हूं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देता हूं, तो 36 बटे 1000 हो जाएगा, यानी कि 36 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि 36 मिली एम्पियर। ये हो जाएगी आपकी धारा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बेहद आसान क्वेश्चन, सिर्फ डराने की कोशिश की गई है। मान लीजिए कि सर डायोड सिलिकॉन के, तो सिलिकॉन के लिए जो रोधिका विभव होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो तुम्हें 0.7 वोल्ट से लड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा 20 वोल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। अग्र प्रतिरोध और अग्र प्रतिरोध 0 दे रखा है, वैसे भी बहुत कम होता है। तो निम्न परिपथ में धारा आई का मान कितना होगा? तो आपने देखा कि इसका P वाला हिस्सा उच्च प्रतिरोध पर है, N वाला हिस्सा निम्न प्रतिरोध पर है, तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा। सर इसका N वाला हिस्सा उच्च पर है, P वाला हिस्सा निम्न पर है, तो ये हो जाएगा आपके रिवर्स बायस के अंदर, और रिवर्स बायस के अंदर आपकी पूरी की पूरी शाखा कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कुल विभव यहां पर कितना हुआ, तो कुल मिला के यहां पर जो विभव हमें मिला वो मिला 20 माइनस 0.7, मतलब कितना मिल गया? 19.3 वोल्ट, इतना हमें विभव मिला। तो कोई पूछे कि बताओ धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो कुल विभव 19.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, मतलब 10 की पावर 3 ओम, तो ये हो जाएगा 2 छिक 18, नहीं 2 नाम 18, 9 बार गया, 18 बचेंगे 13, तो 2 इंटू 6 12, तो 9.65 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 9.65 मिली एम्पियर, इतनी आपकी धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। बेहद आसान। 300 केल्विन ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल में नैज वाहक घनत्व, मतलब Ni का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है? 2.5 गुणा 10 की घात 13 प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना। यदि N प्रकार के जर्मेनियम क्रिस्टल में 300 केल्विन ताप पर, सेम ताप है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब Ne जो है वो कितना है? 0.5 गुणा 10 की घात 17 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि N प्रकार का है ना, तो Ne जो है वो ज्यादा होगा नैज की तुलना में, ठीक है। तो बताओ N प्रकार के क्रिस्टल में कोटर मतलब NH की सांद्रता क्या होगी? तो सर ये क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। एक हथियार आपने बताया था हमें, कौन सा वाला, कि सर Ni का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा Ne और NH के गुणनफल के बराबर होता है। तो सीधा सीधा यहां से NH जो है वो हो जाएगा Ni का स्क्वायर बटे Ne। चलो कर लेते हैं अपन इसको सॉल्व। तो Ni का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर गुणा 10 की घात 13 का स्क्वायर 10 की घात 26 बटा Ne मतलब 0.5 गुणा 10 की घात 17। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 1.25 इंटू ऊपर बचेगा आपका 26 में से 17 चले गए तो 6 और 3 9, 10 की पावर 9, तो 1.25 सॉरी 12.5 आएगा अपने हिसाब से। कैलकुलेशन थोड़ा आराम आराम से करना। तो ये आएगा 12.5 इंटू 10 की पावर 9। तो उसको अपन एक और बार 10 से विभाजित करेंगे तो लिखेंगे 1.25, विभाजित किया तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 10, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम
परफेक्टली करेक्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। नेज सिलिकन मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, नेज सिलिकन को त्रिसंयोजी एवं पंच संयोजी अशुद्धियों द्वारा इस प्रकार अपमिश्रित किया जाता है ताकि समान अपमिश्रित घनत्व हमें प्राप्त हो। मतलब जितनी मात्रा में डोनर इंप्योरिटीज मिलाई गई है पंच संयोजी, उतनी मात्रा में एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी मिलाई गई है। ठीक है, इस प्रकार हमें एन प्रकार का और पी प्रकार का नमूना मिलता है, एक दूसरे के समांतर मिल जाता है। ठीक है ना, मतलब एक हिस्से में एन प्रकार, तो उसमें जितनी डोनर इंप्योरिटीज मिलाई है, दूसरे हिस्से में पी प्रकार का पदार्थ बन रहा है, उसमें उतनी ही एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है। ठीक है ना, तो इस संयोजन से धारा प्रवाहित की जाती है। तो बताओ प्रत्येक नमूने से समान धारा प्रवाहित होगी या अलग अलग होगी? तो सर आपने बताया था हमें कि भले ही यहां पर एन ई और एन एच का मान बराबर बराबर हो, भाई एक हिस्से में डोनर इंप्योरिटीज मिलाई है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में, एक हिस्से में एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मिलाई है वहां पर होल्स अधिकता में, बट दोनों बराबर बराबर हैं तो एन ई और एन एच का मान बराबर है। तो लोगों को लगेगा समान समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए, नहीं। आपने बताया था कि सर म्यू ई जो होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में? म्यू एच की तुलना में। इसका मतलब एन प्रकार का जो पदार्थ होगा इसकी जो चालकता होगी, चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन, इसको सिग्मा एन लिख देते हैं क्योंकि एन प्रकार का पदार्थ है। चालकता का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहकों की संख्या, तो वो एन ई है यहां पर, गुणा उनकी मोबिलिटी, गतिशीलता, तो गतिशीलता यहां पर म्यू ई हो गई। ठीक है, तो एन ई म्यू ई मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाता है एन ई स्क्वायर टाउ इनटू आवेश, आवेश कितना है आपका? ई है। और इसी प्रकार से अगर अपन पी प्रकार की चालकता निकालें कि जो पी प्रकार का पदार्थ होगा उसकी चालकता कितनी होगी, ठीक है, तो उसकी चालकता हो जाएगी सिग्मा पी। तो यहां पर एन एच का मान तो खैर एन ई के बराबर है, बट म्यू एच जो है वो हल्का सा कम है। खैर आवेश का मान तो दोनों का ही ई होता है। तो क्योंकि म्यू ई ज्यादा है म्यू एच की तुलना में, म्यू ई ज्यादा है म्यू एच की तुलना में, तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हो कि एन प्रकार की जो चालकता है वो ज्यादा होगी पी प्रकार की चालकता की तुलना में। बस ये चीज ध्यान रखना बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चन। तो अगर आप समान मात्रा में अशुद्धि मिलाते हो, एक तरफ आप एन प्रकार का पदार्थ बना रहे हो, एक तरफ आप पी प्रकार का पदार्थ बना रहे हो, तो ध्यान रखना एन प्रकार के पदार्थ की जो चालकता है वो ज्यादा होगी पी प्रकार के पदार्थ की चालकता की तुलना में। तो जिसकी चालकता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, तो एन प्रकार के नमूने से प्रवाहित धारा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सर दिए गए परिपथ में बीटा हमें दे रखा है, आरबी का मान क्या होना चाहिए? वीसीई 5 वोल्ट है और वीबीई यहां पर 0 है। तो बताओ सर आरबी का मान जो है वो कितना होना चाहिए? वीबीई हमें 0 दे रखा है, इधर से 10 वोल्ट आ गया। अच्छा चलो भाई,
तो सर अगर मान लो हमें इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मिल जाए IB, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये हमें कैसे मिलेगी? ये हमें तब मिलेगी जब हमें इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा मिल जाए, दैट इज IC। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो परिपथ है इसके अंदर मैं KVL लगाता हूं, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने KVL लगाया तो 10 वोल्ट है, माइनस विभव पतन हो जाएगा आपका IC गुणा 1 किलो ओम, 1 गुणा 10 की पावर 3 ओम, फिर माइनस VCE कितना दे रखा है आपको, 5 वोल्ट दे रखा है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से IC का मान आ जाएगा 10 माइनस 5 बटा 1 गुणा 10 की घात 3, मतलब IC का मान आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। सर इतना IC का मान आ जाएगा। एक बार IC का मान आ गया तो IB का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है, हम सीधा सीधा सर IC को बीटा से विभाजित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे बीटा, बीटा का मतलब हो गया 100, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 एम्पियर। इतने हमारे IB का मान आ गया। और सर एक बार हमारे पास में IB आ गया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले लूप के अंदर क्या लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं जो बाहर से आ रहा है। तो सर इसमें वोल्टेज तो रहा 10 वोल्ट, आपकी बार विभव पतन हो रहा है माइनस IB इंटू RB, ठीक है। VBE 0 है तो कुल मिला के यही आपस में कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 10 माइनस IB RB, ठीक है। और यहां से सर RB का मान आ जाएगा कितना, 10 बटे IB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो RB का मान आ जाएगा 10 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की घात 5 ओम, 2 गुणा 10 की घात 5 ओम, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 200 गुणा 10 की घात 3 ओम, ये भी लिख सकते हो। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना। दिए गए उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में, हो गया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ में आधार धारा 40 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो धारा बह रही है वो IB हमें कितनी दे रखी है, 40 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। तो बताओ VBE का मान कितना होगा, बताओ VBE का मान कितना होगा। सर बहुत आसान है, हम ये वाला जो सर्किट है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, यहां से जाएं, 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 ये वाला, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। आ जाओ, तो वोल्टेज की शुरुआत कहां से हुई सर, 10 वोल्ट से हुई, ठीक है। फिर विभव पतन कितना हुआ, तो माइनस IB 40 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की घात माइनस 6 गुणा 245 किलो ओम मतलब 245 गुणा 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। फिर आया सर VBE, तो माइनस VBE इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से VBE का मान आ जाएगा कितना, तो यहां से VBE का मान आ जाएगा 10 माइनस 40 को 245 से गुणा किया तो ये आ गया 0, 4 पंजे 20 की 0, हासिल की 2, 16 और 2 18 का 8, हासिल की 1, 8 और 1 9, ठीक है। 9 8 0 0, 10 की पावर 3 और माइनस 6 में लड़ाई हो गई तो 10 की पावर कितना बचा, माइनस का 3 बचा। इसको और आगे सॉल्व किया तो यहां से VBE का मान कितना निकल के आया, 10 माइनस 9.8 निकल के आया, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो VBE का मान निकल के आ गया आपका 0.2 वोल्ट। यही हो गया आपका आंसर, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ट्रांजिस्टर का जो कि आपको अटका सकता है, ये आपने यहां से नोटिस कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्र में दिए गए परिपथ में डायोड के सिरों पर निर्गत होगा। अब ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ना ध्यान रखना बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जब भी बच्चों को देता हूं ना, मैं देखता हूं मोर देन 90% बच्चे गलती करते हैं। वो देखते हैं कि सर ये तो एक डायोड है और आउटपुट अपन ले रहे हैं, तो ये तो सर अर्ध तरंग दिष्टकारी हो गया। तो सभी सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, निर्गत में अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह धनात्मक अर्ध चक्र होगा, ये सब लोग टिक करके आ जाते हैं। पहला चक्र अर्ध चक्र होगा, फिर दूसरा गायब, फिर तीसरा मिलेगा, फिर चौथा गायब, ऐसे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आप लोड प्रतिरोध के ऊपर आउटपुट नहीं ले रहे बेटा, ध्यान रखना। मान लो ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब आपका धनात्मक साइकिल आया, मतलब धनात्मक साइकिल आया, इसका मतलब आपका जो डायोड है वो चालक तार की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो धनात्मक साइकिल में डायोड चालक तार की तरह व्यवहार करेगा, तो चालक के अंदर विभव समान रहता है, ठीक है। जो आपका धनात्मक अर्धचक्र आएगा, इसमें डायोड किसकी तरह व्यवहार करेगा, डायोड बन जाएगा आपका चालक तार, ठीक है। और चालक तार का जो विभवांतर है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है। भाई जो बिंदु चालक तार से जुड़े हुए होते हैं उनका विभवांतर 0 होता है ना, अपन सेम मानते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे बताओ इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभवांतर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो चालक तार से जुड़े हुए हैं, समान विभव पर माने जाएंगे। तो वैसे ही जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव भी बराबर हो जाएगा। मतलब हमें आउटपुट की जो शुरुआत है वो कहां से मिलेगी, हमें आउटपुट की शुरुआत मिलेगी 0 से। धनात्मक साइकिल हमें नहीं मिलेगा। हां, जब ऋणात्मक साइकिल आएगा तो फिर डायोड जो है वो बन जाएगा आपका टूटा तार। क्या बन जाएगा, टूटा तार। इसका मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब धारा का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब आर पर विभव पतन कितना हुआ, तो सर आर पर विभव पतन भी कितना हो गया, 0 हो गया। और जब बैटरी से निकला हुआ विभव आर पर गिरा ही नहीं, तो सीधा सीधा तुम्हें कहां पर मिल जाएगा, डायोड के सिरों पर मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइकिल जो है वो तुम्हें एज इट इज डायोड के सिरों पर मिल जाएगा, फिर 0, फिर नेगेटिव साइकिल तुम्हें डायोड के सिरों पर मिल जाएगा। तो करेगा तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह व्यवहार, बट यहां पर आपको ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होंगे और ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा आपका करेक्ट। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। एन प्रकार के जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें म्यू ई का मान दे रखा है कितना, 5000, जो भी इसका मात्रक है। चालकता दे रखी है हमें, तो सिग्मा हमें दे रखा है एन प्रकार, तो ये हमें दे रखा है 5, जो भी इसका मात्रक है वो, ठीक है, जो भी इसका मात्रक है। और यदि कोटरों का प्रभाव नगण्य मान लिया जाए, एन प्रकार का पदार्थ वैसे भी नगण्य मानेंगे, तो बताओ अशुद्धि सांद्रता कितनी होगी, मतलब एन ई का मान कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो सर अभी अभी आपने चालकता का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, एन ई गुणा म्यू ई गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश ई। तो यहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, एन ई का मान निकाल लेंगे। हम सिग्मा एन को डिवाइड कर देंगे किससे, म्यू ई जो कि हमें दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सबको वैसे ही पता है। तो सिग्मा हमें कितना दे रखा है, 5 बटे म्यू ई कितना दे रखा है हमें, 5000, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 6.25, है ना। लगभग आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻15 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भाई 5 से 5000 तो कट ही जाएगा, 5 से 5000 तो कट ही जाएगा 1000 बार। 1000 को 10 की पावर -19 से लड़वा दो, तो -19 में से 1000 मतलब 10 की पावर 3 गए, तो 10 की पावर कितने बचेंगे, माइनस के 16 बचेंगे, ऊपर जाके 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो बचेगा 1/1.6, और 1/1.6 जो होता है ना वो लगभग 0.625 के इक्वल होता है।
सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 300 केल्विन ताप पर शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की चालकता क्या होगी? शुद्ध सिलिकॉन मतलब नैज सिलिकॉन है, तो इसमें दोनों प्रकार के आवेश वाहक होंगे। तो इस ताप पर प्रति घन सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी दे रखी है, 1.072 इंटू 10 की पावर 10 दे रखी है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी दे रखी है, 1350 दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान होगा चालकता के अंदर वो हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एन ई गुणा म्यू ई गुणा ई। तो ये हो गया आपका 1.072 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10 गुणा 1350 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसी प्रकार से सर हमें NH भी कितना लेना है, यहां पर 1.072 इंटू 10⁻10 लेना है। सर म्यू H कितना हो जाएगा, तो ये हमें दे रखा है 480। तो सिग्मा H जो हो जाएगा वो हो जाएगा NH म्यू H गुणा E, यानी कि 1.072 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 480 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जब आप कुल चालकता निकालोगे तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, पूरे के पूरे क्रिस्टल। तो ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपका 1.072 गुणा 10 की पावर 10 और 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ये आ जाएगा कॉमन, और अंदर बच जाएगा क्या, अंदर बच जाएगा 1350 प्लस 480 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.072 गुणा 1.6 -19 और 10 में लड़ाई होगी तो 10 की पावर -9 बच गया, गुणा 1350 और 480, 1350 और 400 1750 हो गया और 1830, तो ये हो जाएगा आपका 1830। तो अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे 1.072 है ना, 1.072 जो है उसको लगभग 1 ले लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो 1 इंटू 1.6 लगभग 1.6 1.7 आ गया, ठीक है ना। और उसको लगभग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 18 जो होता है वो लगभग 326 होता है ना। तो अगर अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाए तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए हमारा आंसर। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग इतना हमें पता पड़ गया, और उसी के बेसिस में मैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करके आ जाऊंगा। कैलकुलेशन तो खैर तुम चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, मेरी जो जुगाड़ कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर -6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन भी आसान ही होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व हो सकती है, बाकी तो खैर कर लोगे आप ये क्वेश्चन। सो दिस इज इट। इसी के साथ में हमारे इस चैप्टर का भी समापन होता है, हमारी 12th क्लास का भी समापन होता है। कैसी लगी आपको ये जर्नी? अभी तो आधी जर्नी कंप्लीट हुई है, अब अगले 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी 11th क्लास का सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो ये होता है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का तरीका, ये होता है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का परिणाम। तो जो बच्चे इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं ना, उनको अंतर जरूर 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 महसूस हुआ होगा अपनी तैयारियों के अंदर, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। खैर मैं कहूँगा असर नहीं पड़ेगा, आप बच्चे ही बताओ। लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि एक भी सेशन आपका मिस ना हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।